नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4, झारखंड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 क्लास 10th का साइंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। यदि आप 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अच्छे अंक से पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपका बहुत हेल्प करेगा। तो खंड ए है भौतिकी एवं रसायन। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और बी है 3 × 10 के घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और सी है 3 × 10 के घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी है 3 × 10 के घात 8 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग इसका सही आंसर जरूर जानते होंगे कि इसका कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष, बी परावर्तित रेखा, और सी आपतित किरण, और डी इनमें कोई नहीं। तो ध्रुव और मुख्य अक्ष को ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए, ये हो गया दर्पण। कोई भी दर्पण बना लीजिए और इसकी बीच की बिंदु को, मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष। अब है 3 क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, और सी पराबैंगनी तरंग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो चौथा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए 16 × 10 के घात 19 कूलाम, और बी है 0.16 × 10 के घात 19 कूलाम, और सी है 16 × 10 के घात -19 कूलाम, और डी है 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। अब है 5 क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, और बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया, और डी है पेंटेन। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। अब है क्वेश्चन 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए CaSO4 × ½ H2O, और बी CaSO4 × 2 H2O, और सी है CaOCl2, और डी है CuSO4 × 5 H2O। तो CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, CaSO4 × 2 H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको कहते हैं। और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। इसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको साधारण नाम से इसको पुकारते हैं, इसको साधारण नाम कहते हैं विरंजक चूर्ण। अब है 7 क्वेश्चन, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। ए जिप्सम, बी है धोने का सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी काली चूना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, इसको टूटी हुई हड्डी के लिए, उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि उपयोग होता है। अब है क्वेश्चन 8, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। ए 1, बी 7 से कम, सी 7 के बराबर, डी 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का pH मान पूछा है, तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। ऑप्शन बी सही होगा, 7 से कम। और 7 के बराबर होता है उदासीन का। ये जो ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ये उदासीन का है। और डी है 7 से अधिक। 7 से अधिक होता है क्षारीय का। अब है क्वेश्चन 9, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए CO3, बी CaOH का हल्टोवाइस, और सी
CO3 का होल थ्राइस और D है CaSO4। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए होता है दोस्तों चूना का उपयोग होता है। और चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बुझा के CaO बनाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। इसी से सफ़ेदी यानी कि पेंट किया जाता है दीवार को। अब है क्वेश्चन 10, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? A नीला, B हरा, C सफ़ेद, D भूरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C सफ़ेद। अवक्षेप प्राप्त सफ़ेद होता है। तो अवक्षेप क्या होता है? जो जल में न घुले, जो जल में अविलेय हो, उसे अवक्षेप कहते हैं। अब है दोस्तों खाली स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो 11 क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक ... होता है। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? धारा का एसआई मात्रक होता है ए एम्पियर। विद्युत चैप्टर का जो विद्युत चैप्टर है 12 पार्ट साइंस में, उसका हम बना दिए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन उसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से निरूपित करते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं दोस्तों। इसको हो जाएगा एम्पियर। अब 12 क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के ... है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? तो अप्रूप है। इसका हो जाएगा दोस्तों अप्रूप। अप्रूप किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि अप्रूप किसे कहते हैं। अब है 13 क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। एक भी अंतर लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो पहला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बोला दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। केवल आभास होता है कि यह प्रतिबिंब बना है, उसको पर्दे पर हम नहीं दिखा सकते हैं। अब है 14 क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। 1 नंबर का है, एक उपयोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसका उपयोग है वाहन के साइड मिरर के रूप में। वाहन के साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्य, पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है वाहन में। अब है 15 क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है तथा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है? तो सवाल कह रहा है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि आप कम से कम कितने नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप 25 सेंटीमीटर की नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। और मानव नेत्र में अवतल लेंस का उपयोग होता है। आप लोग जानते करते हैं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। अब है 16 क्वेश्चन, सूचक क्या है? एक प्राकृतिक सूचक तथा एक गंधीय सूचक का उदाहरण दे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सूचक क्या है? एक प्राकृतिक और गंधीय सूचक का उदाहरण देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, जिस युक्ति से हम अम्ल तथा क्षार का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र और हल्दी। जब अम्ल को हम लिटमस पत्र पर डालते हैं तो नीला को लाल कर देता है, उसी प्रकार से हल्दी भी है। और गंधीय सूचक जिसके गंध से पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षार है, जैसे प्याज या लौंग, ये भी सूचक है, या अम्ल और क्षारीयता का पता इस भी लगाता है। अब 17 क्वेश्चन है, संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अब है 18 क्वेश्चन, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, आयरन का सूत्र होता है Zn और
आयरन सल्फेट का होता है FeSO4। तो इसको जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और आयरन। तो इसको लिखना है कि क्या होता है, लिखना भी है तो लिख दीजिए। जिंक को आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कराने के बाद जिंक सल्फेट तथा आयरन प्राप्त होता है। अब है 19 क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन क्या है? प्रमुख जीवाश्म ईंधन कौन कौन है तथा जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो उत्तर है जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और कोयले एवं पेट्रोलियम इसका प्रमुख उदाहरण है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इसका हानि यह है कि इसको जलाने पर CO2 तथा SO2 गैस निकलता है, जो गैस निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कितना हानिकारक गैस है आप लोग जानते ही हैं। तो यही जो निकलता है पेट्रोलियम और कोयला को जलाने पर निकलता है, तो यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब 20 है, एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचे तथा श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में बैटरी से संयोजित करने से क्या लाभ है? तो क्या लाभ है पहले देखते हैं। पार्श्व क्रम में बैटरी से युक्ति को जोड़ने से यह लाभ है कि पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम में बैटरी से युक्ति को जोड़ने से यह लाभ है कि हम इच्छा अनुसार युक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि परिपथ को इच्छा के अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि श्रेणी क्रम में होगा तो इस श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, जैसे कि ये युक्ति हो गया, इस श्रेणी क्रम में होता है, इस श्रेणी क्रम में होता है। और यहाँ मान लीजिए कि आप स्विच लगा दीजिए तो इसको बंद कीजिएगा तब पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक परिपथ आरेख भी बनाना है तो इसको लिखिए बल्ब, ये बल्ब है, परिपथ में नाम लिखना ना भूलिएगा। और ये है एमीटर, एमीटर जो धारा मापता है उसे एमीटर कहते हैं। और ये है स्विच, इसको लिखिए स्विच। और ये है बैटरी, ये लिख दीजिए बैटरी। अब है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो 21 है, ए Fe+H2 बनाता है Fe3O4+H2 और बी है Na+O2 बनाता है Na3O और सी है K+H2 बनाता है KOH+H2 और डी है N2+H2 बनाता है NH3। तो पहला है Fe+H2O बनाता है Fe3O4+H2, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 3Fe+4H2O बनाता है Fe3O4+4H2। इसको आप लोग देख सकते हैं, इधर Fe3 है और यहाँ भी Fe3 है और H2 है 4 दूना के 8, H2 है, H है यानी कि हाइड्रोजन है 8 गो और A है 8 भी, A भी है 4 दूना के 8 और O है 4 और इधर भी O है 4। ये 4 सभी के लिए है, H2 के लिए भी है, H के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये 4 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। अब B है Na+O2 बनाता है NO3O, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 6Na+O2 बनाता है 2Na3O। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2 है और 6Na सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 दूना के 6 यहाँ भी है। अब है K+H2O बनाता है KOH+H2, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2K+2H2O बनाता है 2KOH+H2। अब D है N2+H2 बनाता है NH3, तो संतुलित समीकरण इसका होगा N2+3H2 बनाता है 2NH3। यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है और 3 दूना के 6 यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी 3 दूना के 6, यानी कि यहाँ 3 है और 2 सभी के लिए है। तो ये 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो 22 है, ए है साधारण नमक, बी है बेंजीन और सी है जल और डी है बेकिंग सोडा। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और बेंजीन का होता है C6H6 और जल का होता है H2O और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अब है 23 क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये जो श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल
जिसे रेटिना कहते हैं, अंध बिंदु, दृष्टि द्विकिका, और इसको कच्चा द्रव कहते हैं। ये जो है कच्चा द्रव है जलीय द्रव जो नेत्र के लेंस के बाहर उपस्थित होता है, और ये लेंस है। और कॉर्निया यहाँ है, और आइरिस है, ताराकाय है, पश्चिमी पेशीय। अब है 24 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए तथा इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो पहले निकट दृष्टि देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। और इसका उपचार क्या है, यानी कि संशोधन क्या है। अवतल लेंस का उपयोग से इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चश्मा में अवतल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब है दूरदृष्टि दोष, या जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों। तो पहला कारण है फोकस दूरी अधिक होना, और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना। यहाँ गोल लिखा गया है, गोलक होगा, नेत्र गोलक का छोटा होना। और इसका संशोधन क्या है दोस्तों। तो इसका संशोधन है उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो चश्मा में उत्तल लेंस का उपयोग से इस दृष्टि दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब है निम्नलिखित संरचनात्मक सूत्र लिखिए। संरचनात्मक सूत्र लिखना है मेथेन, प्रोपेन, एथेन, बेंजीन और क्लोरोब्यूटेन। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, और कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। तो हाइड्रोजन भी 4 है तो 1-1 से साझा कर लेगा। तो इसका संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से बनेगा। और B है C3H8। तो C3H8 का इस प्रकार बनेगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और याद रखिएगा, जरूर इस परीक्षा में पूछेगा। और C है मेथेन। तो मेथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6 का इस प्रकार बनता है, ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। अब है बेंजीन। इसका रिंग जैसा सूत्र बनता है, इस प्रकार इसका संरचना सूत्र होगा। अब है क्लोरोब्यूटेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, C4H9Cl। इसका सूत्र होता है C4H9Cl, क्लोरोब्यूटेन। तो इसका क्लोरोब्यूटेन का इस प्रकार से बनेगा। अब है 26 क्वेश्चन, कॉपर को लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया है। चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको गर्म किया गया है कॉपर के चूर्ण को। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 और 2 का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का नाम होगा कॉपर चूर्ण, और दूसरा का नाम होगा चाइना डिश। और B पूछ रहा है इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। और C पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। और D पूछ रहा है उत्पादन की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो B में हो जाएगा उपचयन, इसमें उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, और इसका संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2Cu + O2 बनाता है, इसको गर्म किया जाता है तो बनता है 2CuO। अब बोल रहा है कि 2Cu के साथ जो उत्पाद बना उसके साथ H2 गैस की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो बनता है Cu + H2O, पुनः Cu बन जाता है, पुनः कॉपर बन जाता है जब H2 गैस से अभिक्रिया करा जाता है। तो H2O और Cu बनेगा।